बच्चों आज हम आपका चैप्टर 12 स्टार्ट ले रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मैथ्स में। आज है हमारा लेक्चर 161। ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर है, पहले मैं आपको समझा दूं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। देखो पहले तो कुछ वेरिएबल्स करके कहलाते हैं। देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स मतलब ए बी सी एक्स वाई जेड, ऐसे अल्फ़ाबेट्स को हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, सो वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक है, जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। और सब फिर होते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं नंबर्स। ठीक है, जैसे कि 1 2 3, ठीक है, ऐसे नंबर्स होते हैं। सो इनकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ 1 तो 1 तो 1 ही होता है। अगर मैं बोलती हूँ 2 तो 2, 3 है तो 3 का 3 होता है। ठीक है, मैं 3 को कुछ और तो नहीं बोल सकती हूँ। जबकि जैसे अगर x हो तो मैं x की वैल्यू 1 भी बोल सकती हूँ, 2 भी बोल सकती हूँ, 3 भी बोल सकती हूँ, ऐसे। सो वेरिएबल और कांस्टेंट मिलके जो बनता है, वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके जो बनता है वो होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इन दोनों के मिलने से, जैसे कि मैं लिखूं x + 1 तो ये क्या है, ये मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं बोलूं y - 2 ये मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं बोलूं z - 8 ये मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं बोलूं 8z ये भी मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब फंक्शन होता है ना, जैसे भाई प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। देखो ये प्लस है, माइनस है, फिर मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये है प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ठीक है, सो इसे हम कहते हैं भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। सो x + 1 y - 2 z - 8 8z, ये 8z ये सब क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। तो आपको पता लग गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट के मिलने से, और एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन। देखो कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन हुई। ठीक है, इवन डिवाइड भी होता है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ z/2 सो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, सो ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जब वेरिएबल और कांस्टेंट का मिलना होता है, मतलब दे आर मीटिंग, एग्जैक्टली दे आर मीटिंग, तो मिलते हैं किसी भी साइन से, प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई से, डिवाइड से, देन वी आर सेइंग कि भाई ये क्या है, ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा आपकी जो पहली एक्सरसाइज है उसके लिए थोड़ा सा और समझते हैं। है बहुत बेसिक चीज़, पर आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है तो हम पहले वो समझ लेते हैं। जैसे सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिखती हूँ। मेरे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x² - 3xy। ठीक है, सो ये मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, अभी इसके जो हैं 2 टर्म्स होंगे। ठीक है, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके टर्म्स होते हैं। ठीक है, टर्म्स हैं। तो ये 4x² है - 3xy। ठीक है, ठीक है, 4x² - 3xy। ठीक है, सो ये टर्म्स हैं। तो फिर फैक्टर्स हैं। फोर x, ठीक है, -3xy। ठीक है, सो क्या हुआ, इसे टर्म्स कहते हैं। ये 4x² टर्म है, ये -3xy टर्म है। जैसे ये x है तो इसमें x टर्म है, 1 टर्म है, y - 2 है, y टर्म है, -2 टर्म है, z है, z टर्म है, -8 टर्म है, 8z है, 8 टर्म है, z टर्म है, z/2 है, z टर्म है, 2 टर्म है। ठीक है, सो इसे टर्म्स कहते हैं। 4x -3xy। ठीक है, उसी तरह से एक एग्जाम्पल 1 है और एग्जाम्पल 2 देखो। ठीक है, सो एग्जाम्पल 2 5xy + 10। ठीक है, 5xy + 10 है। सो टर्म्स देखो,
5xy फिर फैक्टर्स 5xy, तो ये क्या हुए, ये फैक्टर्स हुए, और 10 है, सो 10 ये भी कांस्टेंट। ठीक है, सो फैक्टर्स क्या होते हैं आपने देखा ना, 4x² को फैक्टर्स, ये वाली चीज़ें ना आपको अभी एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगी ना उसमें काम आएंगी। अब मैं आपको एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 लिखा, एक और मैं आपको ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और, जैसे ये x+1 लिखा है। ठीक है, सो x+1, सो ये मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, इसके टर्म्स कौन कौन से हैं, इसके टर्म्स हैं, ये इसके टर्म्स हैं। ठीक है, सो x और 1 इसके टर्म्स हैं। ठीक है, अच्छा अब फिर ये इस तरह से, ये अकेला x है। ठीक है, तो इसके तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं ही नहीं, ओनली x ही फैक्टर है, तो सपोज ओनली x ही है। ठीक है, सो ये एक ही फैक्टर्स हैं इसके, x के साथ कुछ भी नहीं, मतलब 1 समझ लो, x1 x × 1 है। ठीक है, और इसका तो फैक्टर है ही 1। ठीक है, सपोज एक और है। ठीक है, सपोज y-2 है, सो y-2 के टर्म्स क्या हुए, टर्म्स y-2। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स y × 1, और -2 को क्या लिखोगे, -2 × 1। ठीक है, इस तरह से फैक्टर्स लिखे जाते हैं। फैक्टर्स मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, वैसा जैसे 6 होता है, मैं आपको बोलूँ 6 के फैक्टर्स बोलो, आप क्या बोलोगे, 2 3 1, 2 3 1, 6 के फैक्टर्स हो ना। सो वैसे ही अगर मैं -2 के फैक्टर्स बोल रही हूँ तो -2 × 1, y के फैक्टर्स बोल रही हूँ तो y × 1, x के फैक्टर्स बोल रही हूँ x × 1, 1 के फैक्टर्स तो 1 1 जा 1। ठीक है, सो इस तरह से ये सारे क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। बच्चों एग्जाम्पल 1 कराने से पहले मैं आपको एक कोफिशिएंट वर्ड का मीनिंग बता दूं। एक हमारा कोफिशिएंट भी होता है। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है वो मैं करा देती हूँ। फिर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जैसे देखो मैंने ये नंबर लिखा, देखो 4x²। ठीक है, ये 4x² मेरा टर्म है। ठीक है, तो इसमें से मेरा कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट मतलब न्यूमेरिकल कांस्टेंट, मतलब नंबर। सो ये मेरा कोफिशिएंट है 4। तो कोई आपसे पूछे इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे कोफिशिएंट है इसका 4। ठीक है, अब सपोज ये -3xy है, मैं आपसे पूछ रही हूँ इसका कोफिशिएंट क्या है, सो नंबर क्या है, ये -3। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, कोफिशिएंट क्या है, -3। ठीक है, फिर जैसे यहाँ है 5xy है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ इसका कोफिशिएंट क्या है, तो xy का कोफिशिएंट 5 है। ठीक है, ठीक है, कोफिशिएंट 5। अच्छा, इस तरह से। ठीक है, सो ये तो है ही कांस्टेंट। ठीक है, ये 10 है, ये खुद ही कांस्टेंट है। सो कोफिशिएंट क्या होता है, जब वेरिएबल और ये साथ में होते हैं ना, तो इसका जो नंबर वैल्यू होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है। अब जैसे ये x+1 है। ठीक है, सो ये x+1 है तो ये x है, तो बताओ x का कोफिशिएंट क्या है, तो नंबर क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 होता है ना, जब कुछ भी नहीं तो 1। सो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1। y-2 है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1, सो 1। ठीक है, सो इस तरह से। अच्छा, अभी देखो अब यहाँ क्या करना है, एग्जाम्पल 1 में आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टर्म्स विच आर नॉट कांस्टेंट, गिव देयर न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स। ठीक है, सो यहाँ पे आपको देखो, अब एग्जाम्पल 1 में, एग्जाम्पल 1 है आपका NCERT में पेज नंबर 231 पे है। सो 231 पे है पेज नंबर। ठीक है, सो क्या बोल रहा है कि भाई आपको क्या करना है, इन आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टर्म्स विच आर नॉट कांस्टेंट, गिव देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। तो आपको पहले क्या एक्सप्रेशंस टर्म्स लिखने हैं। ठीक है, सो आप कैसे लिखोगे, तो देखो यहाँ पे इन्होंने 1 2 3 4, ये 4 आपको इन्होंने आपको 4 सवाल दिए हैं, मतलब 4 क्वेश्चंस हैं। सो आप क्या करो, पहले इस तरह से बना दो, इस तरह से। ठीक है, बॉक्स टाइप बना के। ठीक है, ये बॉक्स बनाओ।
ठीक है। सो ये आपने बॉक्स टाइप बनाया। अच्छा, तो यहाँ देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हुआ आपका, ये नंबर, ये एक्सप्रेशंस कौन से दिए हुए हैं, xy + 4, 13 - y², 13 - y + 5y² और 4p² -3pq² + 5, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, टर्म्स विच आर नॉट कॉन्स्टेंट्स, टर्म्स जो कि कांस्टेंट नहीं है। सो टर्म्स लिखने हैं विच आर नॉट कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। सो टर्म जो कि कांस्टेंट नहीं है वो कौन से टर्म्स है, जैसे xy + 4 है। सो देखो ये +4 कांस्टेंट है तो xy, 13 - y² है तो -y², जैसे 13 - y + 5y² है तो इसमें कौन है, सो देखो -y है, -y है और 5y² है, 4p² -3pq² + 5। तो बताओ इसमें से कौन सा कांस्टेंट नहीं है, सो ये कांस्टेंट नहीं है तो क्या रहा, 4p² -3pq²। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, फिर इसका देखो xy है, xy का देखो कोफिशिएंट क्या है, 1, -y², तो y² का कोफिशिएंट क्या है, -1, -y 5y², -y का कोफिशिएंट क्या है, -1, 5y² का कोफिशिएंट क्या है, 5, 4p² का कोफिशिएंट क्या है, p² का 4, -3pq² का -3। टर्म्स विच आर नॉट कांस्टेंट का मतलब देखो इसके दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है और ये एक टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये है, एक ये है, ये 3 टर्म्स, एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक टर्म, 3 टर्म, ठीक है। ये सारे एक टर्म्स हैं। तो इसमें नॉट कांस्टेंट मतलब जिसमें एक भी वेरिएबल नहीं है, देखो इसमें एक भी वेरिएबल नहीं है, इसमें एक भी वेरिएबल नहीं है, इसमें एक भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है, इसमें एक भी वेरिएबल नहीं है। तो ये क्या है, टर्म्स विच आर नॉट कांस्टेंट, ठीक है। सो ये हुआ आपका एग्जाम्पल 1, ठीक है। सो दिस वाज योर, अब हम करते हैं एग्जाम्पल 2। सो व्हाट इज एग्जाम्पल 2 सेइंग, बच्चों एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 है पेज 232 पे, कहाँ है, पेज 232। अच्छा, एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 2A, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब देखो फिर से, कोफिशिएंट वर्ड का मतलब क्या समझाया था, कोफिशिएंट मतलब नंबर, ठीक है, एनी नंबर 1 2 3 किसके साथ, किसी भी वेरिएबल के साथ। इसने क्लियरली बोल रहा है व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ देखो 4x - 3y है, सो 4x 3, इसमें इसने खाली x का कोफिशिएंट पूछा। देखो यहाँ ये a का क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 4x - 3y, 8 - x + y, y² x - y, 2z - 5z, ठीक है। सो यहाँ देखो ये है आपका 4x - 3y, फिर ये है आपका 8 - x + y, फिर ये है y² x - y, ये है 2z - 5xz, ठीक है। सो ये सारे क्या है, ये हैं आपके एक्सप्रेशंस, ठीक है। अच्छा, इसमें टर्म्स विद फैक्टर x, अब ये क्या बोल रहा है, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x, x के कोफिशिएंट क्या है, सो ये देखो ये 4x, सो कोफिशिएंट ऑफ x पूछ रहा है ना, तो टर्म्स विद फैक्टर x, टर्म्स विद फैक्टर x, ठीक है। सो ये हुआ 4x और ये क्या है, देखो ये 4x है और ये क्या है, -x है, और ये क्या है, y² x है, और ये क्या है, -5xz है, ठीक है, टर्म्स विद फैक्टर x। और इसका कोफिशिएंट ऑफ x देखो, x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट, सो यहाँ देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 4,
एक्स का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं मतलब -1, कुछ भी नहीं है मतलब -1। एक्स का कोफिशिएंट है y², एक्स का कोफिशिएंट क्या है बताओ, एक्स का कोफिशिएंट -5z। अब यहाँ देखो इसने आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं बोला, कोफिशिएंट, ओनली कोफिशिएंट वर्ड यूज किया है, ठीक है। सो यहाँ देखो एक्स का कोफिशिएंट 4 हुआ, मतलब इसने सिर्फ कोफिशिएंट वर्ड यूज किया है। सो एक्स का कोफिशिएंट मतलब -1, एक्स का कोफिशिएंट पूरा y², एक्स का कोफिशिएंट -5 और z, ठीक है। सो इस तरह से मतलब ये हुआ आपका क्वेश्चन आंसर ए। अब क्वेश्चन आंसर बी क्या है, what are the coefficients of y in the following expressions, 4x minus 3y, 8 plus yz, 5y square yz square plus 5my plus m। अब इसमें y के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, किस किस में, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इन चारों में आपको y के कोफिशिएंट लिखने हैं, ठीक है। सो कैसे लिखेंगे, सो यहाँ पे देखेंगे हम एक्सप्रेशंस, ये मैं बी वाला भी सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। आंसर भी कम स्पेस है पर मैं कर देती हूँ, ठीक है। सो थोड़ा सा है इजी बहुत। टर्म्स विथ फैक्टर, टर्म्स विथ फैक्टर वाई क्यों, क्योंकि मुझे टर्म्स विथ फैक्टर वाई क्यों, क्योंकि मुझे कोफिशिएंट ऑफ वाई फाइंड करना है ना। सो टर्म्स विथ फैक्टर वाई, फिर कोफिशिएंट ऑफ वाई, अब यहाँ देखो 4x minus 3y, 8 plus yz, yz square plus 5my plus m, ठीक है। सो अब यहाँ देखो टर्म्स विथ फैक्टर y देखो टर्म कौन सा, देखो 4x टर्म है और -3y टर्म है, ठीक है। 4x टर्म है, -3y टर्म है, सो -3y, ठीक है। टर्म्स विथ फैक्टर y है, सो -3y है। सो इस टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, -3। फिर 8 प्लस yz, टर्म क्या है, yz है। सो इस टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, ओनली z, ये, ठीक है। फिर yz का कोफिशिएंट मतलब उसके अलावा जो रहा वो, अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछना, नो न्यूमेरिकल बहुत स्पेसिफिकली, तो न्यूमेरिकल में सिर्फ नंबर लिखा जाता है। जैसे अगर यहाँ मैं आपको पूछूं y²x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल मतलब नंबर, तो आपको 1 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। पर यहाँ इसने सिर्फ बोला है कोफिशिएंट लिखो, ठीक है। सो मतलब कोफिशिएंट ओनली कोफिशिएंट हो तो आप सिंपली जो उसके साथ में वो लिख देना, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो तो एग्जैक्ट आप नंबर लिख देना, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इसके बाद yz स्क्वायर प्लस 5, सो yz स्क्वायर और y का कोफिशिएंट z स्क्वायर, ठीक है। फिर टर्म्स विथ फैक्टर y है, सो my, सो m, ठीक है। सो ये सब क्या हो, ये हो आपके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, सॉरी ओनली कोफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा हम करते हैं अब आगे। बच्चों मैंने अभी जो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाया, मैंने आपको बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, मैंने बात की टर्म्स के बारे में, मैंने कोफिशिएंट्स के बारे में बात की, ठीक है। तो अभी तक मैंने जितना आपको समझाया तो वो हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 12.1 में, उससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस, तो ताकि आपको ज़्यादा आइडिया है, ठीक है। सो पेज 234 जो आपकी NCERT है उसमें एक्सरसाइज 12.1 में है क्वेश्चन 1। सो क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, get the algebraic expressions in the following cases, using variables, constants and arithmetic operations। फर्स्ट, subtraction of z from y, ठीक है। देखो
Get the algebraic expressions in the following cases using variables, constant and arithmetic operations. आपको इसको algebraic expression बनाना है. algebraic expression अब क्या लिखोगे आप? Subtraction of z from y. So आंसर तो देखो from y है तो y लिखोगे आगे. from का मतलब माइनस, subtraction मतलब z, y माइनस z. ठीक है. सेकेंड है 1/2 of the sum of numbers x and y. मतलब इन्होंने आपको शब्द दिए हुए हैं, आपको इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मतलब जो हमने इतने सारे देखे उसमें कन्वर्ट करना है. ठीक है. ये मेरे ख्याल से आपके स्टैंडर्ड 6 में ऐसी चीज़ आई है. सो आंसर 1/2. 1/2 का मतलब हाफ होता है. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई. सम ऑफ नंबर्स, सम का मतलब होता है प्लस. किसका सम? एक्स और वाई का. सो एक्स और वाई का. ठीक है. सो हाफ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 2. ठीक है. थर्ड, the number z multiplied by itself. ठीक है. the number z multiplied by itself. so आंसर नंबर z का मतलब z, मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ मतलब z खुद से मल्टीप्लाई होगा. z z जा z स्क्वायर. ठीक है. फोर्थ नंबर 1/4 of the product of numbers p and q. ठीक है. सो आंसर 1/4 मतलब 1/4. ऑफ मतलब मल्टीप्लाई. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p and q. सो प्रोडक्ट p and q. प्रोडक्ट का मतलब क्या था? मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाइड वर्ड का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लाई. आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, मतलब आप वो बोलना क्या चाह रहे हैं उसके हिसाब से आपको एक्सप्रेशन बनानी है. जैसे नंबर z तो z लिखा, मल्टीप्लाइड तो मल्टीप्लाई लिखा, बाय इटसेल्फ मतलब खुद से ही तो z से. ठीक है. जैसे बोलना क्या चाह रहा है, सिंपल सी आपकी जो मैथ्स है, सिंपल सी इंग्लिश मैथ्स मिक्स है, बस उसको अप्लाई करो और आपका आंसर लिख डालो. 1/4 मतलब 1/4, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब फिर से मल्टीप्लाई हुआ. सो पी क्यू. सो इस सब को साथ में कैसे लिख सकती हूँ मैं? 1p जा p, पी क्यू जा पी क्यू. सो पी क्यू अपॉन 4. ठीक है. अब फिफ्थ नंबर देखो. फिफ्थ नंबर नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड. ठीक है. आपको x और y दोनों स्क्वायर करने हैं और ऐड भी करने हैं. ठीक है. सो आंसर नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करना है. सो x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करना है एंड ऐड करना है. ऐड मतलब प्लस. सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. सिक्स्थ, नंबर 5 एडेड टू 3 times द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m and n. ठीक है. सो आंसर नंबर 5 एडेड टू 3 times प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m and n. सो देखो नंबर 5 एडेड, तो नंबर 5 एडेड का मतलब +5 2. ठीक है. किसके साथ ऐड हो रहा है? 3 times. 3 times का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. 3 times द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m मल्टीप्लाई n. ठीक है. सो आंसर क्या होगा? 3mn + 5. ठीक है. देखो नंबर फिर से देखते हैं. नंबर 5 एडेड टू, सो नंबर 5 ऐड हुआ. 3 times प्रोडक्ट, 3 times मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, mn 3mn. ठीक है. अच्छा अब 7th देखो. प्रोडक्ट
ऑफ नंबर्स y and z subtracted from 10, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y and z subtracted from 10 मतलब 10 subtract मतलब माइनस, ठीक है। 10 माइनस प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, वाई जेड से मल्टीप्लाई, सो 10 माइनस वाई जेड, ठीक है। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, सो 10 माइनस प्रोडक्ट मतलब वाई जेड, 10 माइनस वाई जेड, ठीक है। मतलब अभी मैं आपको लग रहा होगा कि मैम करा रही हैं तो मैम को तो आता होगा, तो मैम बोल रही हैं जल्दी, हाँ इसमें प्रैक्टिस चाहिए। देखो मतलब हमको देखो, पहले तो देखो सब्ट्रैक्शन है और फ्रॉम वर्ड है, सो ये 10 आगे आएगा, वो समझ लो, वो पता ही आपको, फ्रॉम होता है तो वो आगे आता है, ठीक है। इतना माइनस में आपने सीखा है, सब्ट्रैक्ट है तो माइनस, सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वाई जेड, सो वाई जेड, ठीक है। 10 माइनस वाई जेड, ठीक है। अच्छा अब 8th देखेंगे। So sum of numbers a and b subtracted from their product। अब यहाँ देखो इन्होंने एक ही साथ 3-4 चीज़ें दे दी हैं आपको। पहले तो उन्होंने सम भी बोला है, सम का मतलब क्या होता है प्लस, फिर सब्ट्रैक्ट भी बोला है, फिर प्रोडक्ट भी बोला है। सो उसको थोड़ा सा आप समझो, पीछे से स्टार्ट लो, पीछे से क्या से, यहाँ से, ठीक है। फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, ए बी का, सो फ्रॉम वाला हमेशा आगे आता है, ठीक है। सो आंसर क्या लिखो, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, तो ए मल्टीप्लाई बी। सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस, किससे माइनस हो रहा है, सम ऑफ नंबर, सम मतलब प्लस, किसका सम, ए बी का, सो ए प्लस बी, ठीक है। मतलब देखो यही तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फिर से देखो, सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, तो देयर पर ए और बी है, सो ए बी, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, सम ऑफ नंबर्स मतलब ए प्लस बी, ठीक है। सो ए बी माइनस ए प्लस बी, ठीक है। सो ए बी माइनस ए प्लस बी, ये है आपका 8th नंबर, ठीक है। अच्छा अभी हम देखते हैं क्वेश्चन 2। इसमें तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अब देखो 3 चीज़ें साथ में पूछ ली हैं, सो आपका अंडरस्टैंडिंग चाहिए। फ्रॉम है, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट, सब बात ए बी की ही हो रही है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, सम ऑफ नंबर्स, तो ए प्लस बी, ठीक है। सो ये हुआ आपका 8th नंबर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 2। बच्चों क्वेश्चन 2 का 1 देखते हैं, क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम्स, ठीक है। कह रहा है कि ये हमने जो आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं, पहले तो इनके टर्म्स आइडेंटिफाई करो, फिर इनके फैक्टर्स लिखो, और ये सब आपको जो टर्म्स और फैक्टर्स है वो ट्री मतलब ट्री डायग्राम से दिखाना है। सो आंसर, सो देखो x माइनस 3 आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। सो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे x और -3, इसके फैक्टर्स हुए, सॉरी ये इसके टर्म्स हुए, क्या हुए, टर्म्स क्या होते हैं, जब भाई मतलब बीच में जैसे साइन है ना, उससे आप जब ब्रेक करते हो, सो देखो x माइनस 3, तो ये x एक टर्म हुआ, -3 दूसरा टर्म हुआ, ठीक है। अच्छा अब फैक्टर्स क्या होते हैं, सो फैक्टर्स x के फैक्टर्स क्या होंगे, सो x के साथ कुछ भी नहीं है, 1 मतलब फैक्टर्स का मतलब प्रोडक्ट, सो x का फैक्टर्स क्या है, x इंटू 1, ठीक है। और -3 के फैक्टर्स क्या है, -3 के फैक्टर्स, सो -3 के फैक्टर्स -3 इंटू 1, ठीक है। सो इस तरह से। अब b वाला देख लो, b है आपका 1 + x + x², ठीक है। सो इसके टर्म्स क्या होंगे, इसके टर्म्स देखो आप, सो ये टर्म्स हैं, ठीक है, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। सो टर्म्स क्या होंगे, टर्म्स 1x x², ठीक है। सो इसके फैक्टर्स क्या है, 1 के फैक्टर्स, सो 1 का फैक्टर है, 1 का फैक्टर तो 1 ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो 1 का फैक्टर 1, फैक्टर्स 1, x का फैक्टर क्या है, x का फैक्टर 1 इंटू x, x² का फैक्टर क्या है, सो देखो
1 इंटू एक्स। तो 1 तो क्या है, 1 तो जैसे मतलब भगवान की तरह हर जगह होगा। तो फैक्टर्स में आप अगर आपको कुछ सूचना ना हो ना तो 1 तो लिख ही देना, ठीक है। जैसे 1 का तो 1 ही रहता है, फिर एक्स का 1 इंटू एक्स स्क्वायर का 1 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन 2 का फर्स्ट। अच्छा, अब फर्स्ट ए देखा, बी देखा, अब सी देखो। सो सी क्या होगा, यहाँ सी देख लो, y माइनस वाई क्यूब, y माइनस वाई क्यूब। सो कैसे करोगे आंसर, देखो y माइनस वाई क्यूब, ठीक है। सो अब फैक्टर्स कैसे निकालोगे y माइनस वाई क्यूब के। सो यहाँ देखो, ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, सही है। सो y माइनस, ये आपके टर्म्स क्या होंगे, इसके टर्म्स होंगे। सो y माइनस वाई क्यूब के पहले टर्म्स लिख लेंगे। सो टर्म्स हैं y माइनस वाई क्यूब, ठीक है। सो y माइनस वाई क्यूब, ठीक है। सो फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स 1y, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, -1 वाई क्यूब मतलब y 3, 1 2 3, ठीक है। सो ये हुए आपके फैक्टर्स। y माइनस वाई क्यूब है, सो ये y है, ये माइनस वाई क्यूब है। सो y है 1 इंटू वाई है, माइनस वाई क्यूब -1 इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है। सो ये हुए आपके फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, अब डी देखें। सो डी वाला क्या है, 5xy² प्लस 7x²y, ठीक है। सो आंसर टर्म्स हैं 5xy², 7x²y, ठीक है। फैक्टर्स हैं 5x, y² क्या है, y, 7x²y, 7xy, ठीक है। सो ये हुए फैक्टर्स, ठीक है। 5xy, 7xy, ठीक है। अब ई नंबर देखें, -ab प्लस 2b² माइनस 3a², ठीक है। सो ये है हमारे टर्म्स, ठीक है। सो ये टर्म्स हुए -ab 2b² माइनस 3a²। अच्छा, ये अब फैक्टर्स लिखूंगी। सो फैक्टर्स कैसे लिखूंगी, सो अब इसके फैक्टर्स, तो फैक्टर्स देखो इस तरह से, ये इसके फैक्टर्स, फिर इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स, ठीक है। टर्म्स लिखना तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, टर्म्स तो एकदम आराम से बस ब्रेक करके लिख देने का होता है। फैक्टर्स लिखने में थोड़ा सा आपका मेहनत लगता है। सो फैक्टर्स में देखो -1 है, a b है। सो -1 a b, 2b², सो 2b² मतलब bb। अच्छा, अगर आपको इच्छा हो तो 1 का भी एक आप ऐसे ट्री बना सकते हो, पर यहाँ ऑलरेडी 2bb था, ठीक है। सो मैंने नहीं लिखा, आपको लिखना है तो लिख सकते हो। अब यहाँ देखो -3a² है, सो ये -3a² मतलब a इंटू a होता है ना स्क्वायर, b² b इंटू b, a b क्या होगा, a इंटू b, ठीक है। सो ये हुए आपके फैक्टर्स, ये हुआ आपका ई नंबर, ठीक है। सो ये हुआ एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 2 का पूरा फर्स्ट कंप्लीट आपका। अच्छा, अब सेकंड भी देख लेते हैं, सेकंड क्या बोल रहा है। अब आपका नया मतलब क्वेश्चन 2 का सेकंड कुछ ऐसा ही है, नया है क्वेश्चन। सो सेकंड क्या बोल रहा है क्वेश्चन 2 का, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो, ठीक है। इन टर्म्स को और फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। सो a -4x प्लस 5, ठीक है। सो यहाँ देखो इन टर्म्स को, इन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। अब टर्म्स लिखेंगे, ये टर्म्स हैं, ठीक है। सो -4x 5, आइडेंटिफाई द टर्म्स, इन टर्म्स को आइडेंटिफाई करो और फैक्टर्स भी लिखने हैं, ठीक है। सो फैक्टर्स
-4x है तो -4 इंटू एक्स, फैक्टर्स 5 इंटू 1, ठीक है। तो ये हुआ आपका ए, ठीक है। अच्छा, अब बी देखेंगे। -4x + 5y। सो टर्म्स देखो, यहाँ पे टर्म्स लिख दो, -4x 5y, और फैक्टर्स देखो -4 इंटू एक्स, 5y 5 इंटू वाई, ठीक है। सी 5y + 3y²। अच्छा, अब इसके टर्म्स लिखेंगे। सो टर्म्स कैसे होते हैं, टर्म्स 5y 3y², ठीक है। फैक्टर्स 5 इंटू वाई, 3y², 3y, ठीक है। सो ये हो गए फैक्टर्स। अच्छा, सो ये हुए हमारे फैक्टर्स। सो इसी तरह से सबका करना है। अब डी वाला भी देख ही लेते हैं, ठीक है। मैं आपको क्या करूँगी, थोड़े से आपको मैं देखूँगी आरडी में समझ आए तो थोड़ा सा होमवर्क दे दूँगी। बाकी एनसीईआरटी में कर रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी से मोस्टली जो टेक्सचुअल चीज़ें हैं एग्जाम्स में आती हैं, सो मैं अपने हाथ से वो करा दूँ, तो आप आरडी या प्रैक्टिस कर सकते हो। डी नंबर देखें, xy + 2x² y², ठीक है। सो इसमें भी आपको टर्म्स लिखने हैं। सो फिर से टर्म्स लिखेंगे आप। ऐसे खैर इसमें इसने कुछ ऐसे बोला नहीं है ट्री डायग्राम से बनाओ, पर अब ट्री डायग्राम की हमको आदत पड़ गई है तो हम क्यों ना वैसा ही करें, ठीक है। इसने ट्री डायग्राम की बात नहीं की है, इसने सिर्फ आइडेंटिफाई की बात की है, ठीक है। सो मैं यहाँ आपको आइडेंटिफिकेशन के फॉर्म में लिखाती हूँ। देखो टर्म्स क्या हुए, xy और 2x² y², ठीक है। अच्छा, अब वो फैक्टर्स पूछ रहा है आपसे। सो फैक्टर्स कैसे लिखेंगे हम, सो इसके फैक्टर्स लिखेंगे, xy के फैक्टर्स x और y, और इसके फैक्टर्स 2x² मतलब x y, ठीक है। या तो आप 2xy भी लिख सकते हो। तो इस तरह से इसके फैक्टर्स हुए। सो आप कैसे भी लिखो। अब ट्री डायग्राम में अगर आपको ट्री डायग्राम ज़्यादा कंफर्टेबल पड़ रहा है, आप उसमें भी लिख सकते हो, ठीक है। सो इसी तरह से हम ई भी कर लेते हैं। ई है आपका PQ + Q, ठीक है। सो टर्म्स क्या होंगे आपके, टर्म्स होंगे PQ और Q, और फैक्टर्स क्या होंगे P और Q, और फैक्टर्स इसके क्या होंगे, ओनली Q है तो आप चाहो तो 1 भी लिख सकते हो, ठीक है, नो इशू। सो मतलब देखो टर्म्स, ये टर्म्स हो गए इसके, मतलब अगर उन्होंने देखो स्पेशल फैक्टर ट्री मेंशन किया तो फैक्टर मतलब ट्री के फॉर्म में, और ये आपको सिंपल मतलब इसी तरह से लिखना है, ठीक है। सो आप कैसे, पर इन्होंने ऐसे बोला नहीं है ट्री, आपको ट्री कंफर्टेबल है तो ट्री के फॉर्म में 1.2 AB - 2.4 AB + 3.6 A, ठीक है। सो टर्म्स, सो 1.2 AB - 2.4 B 3.6 A, ठीक है। सब इसके फैक्टर्स लिखेंगे हम। अब इसके फैक्टर्स, ठीक है, ये सारे टर्म्स हैं 1 2 3। अब फैक्टर्स भी लिख देते हैं, फैक्टर्स। सो एक एक का फैक्टर लिखो। 1.2 AB का 1.2 AB, इसका फैक्टर लिखो, -2.4 है, ठीक है। सो -2.4 B, इसका फैक्टर 3.6 A, ठीक है। सो ये हुआ आपका F नंबर। अब G नंबर देखो, 3/4x + 1/4, ठीक है। सो टर्म्स 3/4x और 1/4, ठीक है। फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे 3/4x और 1/4, ठीक है। सो 3/4 और x और 1/4, ठीक है। h 0.1 p² + 0.2 q², ठीक है। सो टर्म्स हैं 0.1 p²
0.2 क्यू स्क्वायर। ठीक है, सो इसके फैक्टर्स लिखेंगे हम 0.1 पी पी। ठीक है, पी स्क्वायर मतलब पी पी। अच्छा, और इसके फैक्टर्स 0.2 क्यू क्यू। ठीक है, क्यू स्क्वायर क्या हो, क्यू क्यू। ठीक है, सो आज हम यहीं एंड करते हैं। आपकी एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन 2 कंप्लीट करा हमने, एक्सरसाइज 12.1 का यहीं एंड करते हैं बच्चों। अब आरडी में थोड़ा सा होमवर्क देख लो। ये है आपकी आरडी शर्मा, इसमें पेज नंबर 7.7 है, ये पेज नंबर 7.7, और ये आपकी है आरडी शर्मा। 7.7 में एक्सरसाइज 7.1 है। एक्सरसाइज 7.1 पर आपको 7.8 पेज देखना है। ठीक है, 7.1 में पेज 7.8 में होमवर्क है क्वेश्चन 2। ये क्वेश्चन 2 आपका होमवर्क है, ये वाला। ठीक है, फिर आपका होमवर्क है क्वेश्चन 5। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन होमवर्क में क्वेश्चन अच्छे से रीड करना। सो 2, 5, 6, 7 इनके आंसर्स देख लो। ये क्वेश्चन 2 के आंसर्स हैं, क्वेश्चन 2 के ये सारे आंसर्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन 5, ये क्वेश्चन 5 के आंसर्स हैं, क्वेश्चन 6 के आंसर्स हैं, और ये क्वेश्चन 7 के आंसर्स हैं। ठीक है, सो ये है आपके आरडी शर्मा का होमवर्क। डू इट एंड प्लीज़ व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग, सारा क्लास वर्क, सारा होमवर्क। एंड आरडी शर्मा का होमवर्क करना कंपलसरी है। एक आध बच्चे हैं जो नहीं करते हैं, सो आई एम जस्ट वार्निंग देम कि आपको होमवर्क करना है। ठीक है, सही नहीं है, होमवर्क देते हैं तो प्लीज़ डू इट। थैंक यू।